तो देखो बेटा, गैल्वेनिक सेल की इस अभिक्रिया को यदि हम देखें, इस अभिक्रिया में ये एक प्रकार की अभिक्रिया होती है ना। हमारे पास क्या होंगे, दो इलेक्ट्रोड होंगे। दो इलेक्ट्रोड, गैल्वेनिक सेल को हमने कैसे बनाया था, एक इलेक्ट्रोड हमारे पास यहाँ था, ठीक है ना, और दूसरा इलेक्ट्रोड यहाँ पर था। इलेक्ट्रोड मीन्स, कोई बता सकता है बेटा इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं? कोई बता सकता है इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं? सर जो जैसा जेडन है सर, तो उसी के विलयन में उसको घोलते हैं, सर उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। बिल्कुल, है ना। यदि हम सिंपल भाषा में कहें कि कोई धातु की छड़ है, ये धातु की छड़ है, और उस धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाया जाता है। क्या करते हैं? आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाया जाता है, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। वो क्या हो जाता है? इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। कोई धातु की छड़ है, कोई धातु की छड़, किसी धातु की छड़ को जब हम उसी धातु के लवण के विलयन में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्लियर? ये बात तो सबकी समझ में आ गई होगी, है ना। मान लीजिए कोई धातु की छड़ हमारे पास है, माना हमने सर जो कॉपर। जिंक है सर, जिंक, और उसे जेड बिल्कुल, जेडएनएसओ4 में घोलते थे। बिल्कुल, वो तो उदाहरण हो गया बेटा, है ना। फिर हमारे पास उदाहरण एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे हमने जिंक की छड़ ली और जिंक सल्फेट के विलयन में आंशिक रूप से डुबा दी, तो क्या हो जाएगा? जिंक इलेक्ट्रोड हो जाएगा। कॉपर की छड़ ली और कॉपर सल्फेट के विलयन में आंशिक रूप से पूर्ण रूप से डुबा दी, तो क्या हो जाएगा? कॉपर इलेक्ट्रोड हो जाएगा, ठीक है ना। वो अलग अलग इलेक्ट्रोडों की फिर अलग अलग हम पहचान कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना, और इसको समझना भी है। ये हमारे पास इलेक्ट्रोड है। अब हम दो इलेक्ट्रोडों को जोड़ रहे हैं। देखो, हम बना रहे हैं सेल, इलेक्ट्रोडों से मिलकर के क्या बनता है? सेल का निर्माण होता है, ठीक है ना। यहाँ पर हमने क्या किया, यदि हम इसको देखें तो ये जिंक जो है क्या है? Zn है। Zn की छड़ ली और ये हमने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया। क्या लिया? जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट ZnSO4, ये ZnSO4। लेकिन जो ये ZnSO4 होता है बेटा, ये किस फॉर्म में रहता है? क्योंकि जब हम इसका लवण का विलयन बनाएंगे तो विलयन क्या होगा? ये Zn2 पॉजिटिव के फॉर्म में रहेगा और साथ साथ में सल्फेट आयन के रूप में रहेगा, है ना। यहाँ ये जो विलयन होता है वो इस प्रकार से रहता है, ठीक है ना, आयनों के रूप में रहता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, हमने कॉपर की छड़ ली, ये देखो कॉपर की छड़ ली, और इनके कारण ही क्या होता है? इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। कॉपर की छड़ हमने ली और इसको हमने डुबाया कॉपर सल्फेट के विलयन में। किसमें डुबाया? कॉपर सल्फेट। ये विलयन किस चीज का बना हुआ? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का लवण है और लवण का हमने विलयन बना दिया। यहाँ पर ये भी क्या करेंगे, ये Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव के रूप में रहता है, ठीक है ना। ये जो बीच में है बेटा, इसको हम कहते हैं लवण सेतु। ये क्या है? लवण सेतु। ये कांच यू आकार का होता है ना, यू आकार का ही है, और एक कांच की छड़ हो सकती है, ठीक है ना, और कांच की नली हो सकती है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको इसके यहाँ पर लगाते हैं अगर अगर। अगर अगर एक प्रकार का पदार्थ है, सर जो चिपकाने अगर अगर विलयन है सर, उसमें वो सर मेरे को KCl प्लस और नेगेटिव चार्ज हो सर, वो आयनों को आने से जब अधिक होते है उसे रोक देता है सर। बिल्कुल। यहाँ पर देखोगे तो इसके अंदर KCl भरा रहता है। KCl एक द्रव है, और ये क्या कर देता है, अगर अगर इसको बाहर नहीं निकलने देते, यहाँ पर ये जो होल होते हैं इनसे बाहर नहीं निकलने देते। लेकिन इसकी इसका क्या कार्य है यहाँ पर? ये क्या करता है बेटा, ये दो जो सर इलेक्ट्रोड जो है उनको जोड़ने का काम करता है, ठीक है ना। इन दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़ने का काम करता है, इनमें तभी तो आवेश प्रवाहित होंगे, ठीक है ना। और लवण सेतु का कार्य होता है नंबर, यदि हम आपके पास पूछा जाए कि लवण सेतु के क्या कार्य है, तो लवण सेतु के कार्य क्या हो सकते हैं? जो लवण सेतु है, यहाँ पर साल्ट ब्रिज अंग्रेजी में बोलते हैं इसको, लवण सेतु के कार्य क्या हो सकते हैं? इसके कार्य यहाँ पर क्या हो सकते हैं, क्या काम कर रहा होगा, है ना। तो इसके यदि हम कार्य को देखें तो क्या कार्य कर रहा होगा, ठीक है ना। एक तो ये क्या कर देता है, परिपथ को पूर्ण कर देता है,
परिपथ को पूर्ण कर देता है, परिपथ पूर्ण हो जाता है। ठीक है ना, यानी कि दो अलग अलग विलयनों को जोड़ करके क्या कर देता है, एक पात्र, एक लवण सेतु बना देता है ना। लवण सेतु में जो रखे हुए होते हैं, इनमें क्या होगा कि जो आवेश प्रवाहित करने के लिए एक क्या बन जाएगा, एक परिपथ बन जाएगा, है ना, परिपथ बन जाएगा। उसके बाद देखो बेटा दूसरा, यदि हम देखें इस लवण जो गैल्वेनिक सेल को व्यक्त करने का तरीका क्या हो सकता है। आज तक तो हमने ये पढ़ा कि यहाँ पर क्या हुआ कि जो जिंक हुआ, जिंक ने क्या किया इस कंडीशन में, ये यहाँ पर क्या होगा, जो दाहिनी तरफ लिखा जाता है वो क्या होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं एनोड, इस तरफ हम एनोड लिखते हैं, है ना। इस तरफ क्या होता है, कैथोड। ठीक है ना, कैथोड, एनोड का किसे कहा जाता है, एनोड किसे, एनोड पर कौन सी क्रिया होती है, एनोड पर कौन सी क्रिया होती है बेटा, कोई बता सकता है एनोड पर कौन सी क्रिया होती है, ऑक्सीकरण आपसे क्या होता है बेटा इसमें। ऑक्सीकरण और कैथोड पर क्या ऑप्शन। यहाँ पर होता है ऑक्सीकरण, यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है ना। जो हमारे पास एनोड है उस पर ऑक्सीकरण होता है, और यहाँ पर होता है अपचयन, यहाँ पर रिडक्शन होता है। कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। ऑक्सीकरण का मतलब होता है, क्या होता होगा बेटा, ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है। सर इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण कर लेता है और अपचयन में वो निकाल देता हम्म, उल्टा, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ध्यान रखना, ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो यहाँ ऑक्सीकरण किसका होगा, जिंक का। जो जिंक इलेक्ट्रोड है ना, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो जिंक रॉड है, इस जिंक रॉड से क्या होता है, Zn2 पॉजिटिव बनाता है और दो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकलना ऑक्सीकरण है बेटा, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर क्या क्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन 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 निकल रहे हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन निकलने से क्या होगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन निकल गए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इस जो तार है यहाँ लगा हुआ है, ये तार है लगा हुआ है, इस तार के जरिए इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कहाँ से, जिंक से कॉपर की तरफ आते हैं, यानी कि एनोड से कैथोड की ओर आते हैं। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहाँ से कहाँ होगा, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो है एनोड से कैथोड की ओर होता है, एनोड से कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। देखो बहते हैं, यहां से कहाँ जा रहे हैं, कैथोड की तरफ जा रहे हैं। एक कंडीशन और है इसमें कि जब इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ बह रहे होंगे तो विद्युत धारा कहाँ से कहाँ बह रही होगी, है कैथोड से एनोड की ओर। बिल्कुल, विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह प्रवाह से विपरीत बहती है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का प्रभाव जो होता है, जहां से इलेक्ट्रॉन बह रहे होंगे उसके विपरीत क्या होता है, कौन बहती है, विद्युत धारा। ये चीजें हमें ध्यान रखनी होगी, कहाँ से, कैथोड से एनोड की ओर आएगी, विद्युत धारा कहाँ से कहाँ आएगी, कैथोड से एनोड की तरफ। क्लियर, क्लियर हो बेटा, मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है ना, आवाज आ रही है। तो इस प्रकार से क्या होगा, कैथोड से एनोड की ओर आ जाएगा। यहाँ और चीजें भी है, देखो यदि हम देखें कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले और इस तरफ आ गए, ठीक है, और ये लवण सेतु के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो लवण सेतु एक प्रकार का परिपथ का जोड़ने का काम करता है। अब इसको कुछ नियम है, इसकी परिपाटियां हैं गैल्वेनिक सेल को व्यक्त करने के लिए। जो आईयूपीएसी है, आईयूपीएसी वैसे सबसे ज्यादा नोमेनक्लेचर होता है, लेकिन नोमेनक्लेचर के साथ साथ ये क्या करता है, बहुत सारी चीजों को बताता है केमिस्ट्री में। तो आईयूपीएसी वैसे तो नोमेनक्लेचर के लिए हम प्रयोग करते हैं, लेकिन आईयूपीएसी परिपाटी के अनुसार ये भी इसको भी एक्सप्लेन करता है। किसको, जो हमारे पास ये गैल्वेनिक सेल है इसको भी परिभाषित करता है, और उसके लिए एक नियम बताता है कि क्या क्या नियम होने चाहिए, है ना, किन किन नियमों के आधार पर ये काम करेगा। तो यहाँ पर ये कुछ परिपाटियां हैं, और वो परिपाटी क्या कहते हैं, कैथोड और एनोड के लिए
किस टाइप से हो सकता है? तो गैल्वेनिक सेल को हमेशा किस प्रकार से लिखा जाएगा? पहले हम इस जो हमारे पास ये रिएक्शंस हैं, इस रिएक्शन को हम सेल रिएक्शन के रूप में कैसे लिखेंगे? तो यहाँ देखो बेटा, ये जो जिंक है, यहाँ पर क्या हुआ? यदि हम यहाँ पर जो हमने अभी क्रिया देखी, जिंक को देखा और जिंक ने क्या किया? Zn2 पॉजिटिव बनाया और साथ-साथ में 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। ये जो फॉर्म होगा ये एक्वस फॉर्म होती है बेटा। क्या होती है? जलीय फॉर्म, जिंक आयन के सॉलिड है जी, हाँ? और जो जिंक है वो सॉलिड है। और जिंक जो है सॉलिड है। जिंक को हम यदि देखेंगे तो ठोस अवस्था है, ये क्या है? सॉलिड है। यहाँ ये एक्वस फॉर्म में आती है, जो Zn2 पॉजिटिव होगा वो जलीय अवस्था में आता है। तो हमारे पास ये दो चीजें हैं, जिंक सॉलिड से Zn2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में आया। क्लियर? इस सेल अभिक्रिया को जो हमारे पास जो आईपीएससी परिपाठी है वो क्या कहते हैं कि गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रोडों को जो इलेक्ट्रोड है उनको किस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ देखो इस वाले में क्या हुआ, यहाँ पर यदि देखेंगे तो यहाँ पर हुआ हमारे पास, यदि देखेंगे तो ये कॉपर सल्फेट है और ये क्या हुआ, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये क्या बना देगा? कॉपर, सॉरी 2 पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन देगा और कॉपर बना देगा इस सॉलिड के फॉर्म में। यह रिडक्शन हुआ। अब इनको लिखा किस प्रकार से जाता है? ठीक है ना? तो इनका लिखने का जो तरीका होगा, 2 अर्ध सेलों में किस प्रकार से लिखा जा सकता है? जैसे जिंक को देखो, तो जिंक को इन्होंने क्या किया है कि Zn और सॉलिड है और सॉलिड को एक लाइन से देखो, एक लाइन यहाँ बीच में खींची, ये क्या दिखाता है? ये एक इलेक्ट्रोड को दिखाने का तरीका है और यहाँ दिखाता है Zn2 पॉजिटिव और ये एक्वस फॉर्म में दिखा है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से दिखाया जा सकता है। ठीक है? ऐसे क्या होगा, यदि हम कॉपर इलेक्ट्रोड को देखेंगे तो कॉपर इलेक्ट्रोड को किस प्रकार से दिखाया जा सकता है? कॉपर इलेक्ट्रोड को दिखाया जाता है कि कॉपर इस फॉर्म में आएगा और फिर क्या आएगा? कॉपर 2 पॉजिटिव। अभी हम अलग अलग दिखा रहे हैं बेटा इनको, है ना? अलग अलग दिखा रहे हैं तो इसलिए हम ऐसा दिखा सकते हैं। ठीक है, रिडक्शन और अपचयन नहीं दिखा रहे बल्कि इलेक्ट्रॉन सेलों को दिखा रहे हैं कि इस प्रकार से होगा। तो ये हमारे पास जिंक इलेक्ट्रोड है और ये क्या है? कॉपर इलेक्ट्रोड है। ऐसे और भी इलेक्ट्रोड हो सकते हैं, जैसे हम सिल्वर इलेक्ट्रोड को दिखाएंगे, सिल्वर को सिल्वर के सॉल्यूशन में डुबा दिया जाए, तो जैसे माना हमने सिल्वर को दिखाया तो Ag, ये क्या होगा? सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं? Ag और 2 पॉजिटिव के फॉर्म में, और यहाँ एक्वस लिख लें। ये क्या है? ये है हमारे पास सिल्वर इलेक्ट्रोड। एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी होता है। तो हाइड्रोजन क्या होगा? अब मैंने कहा था, देखो सुन लीजिएगा, कि कोई धातु की छड़ को जब हम क्या करते हैं, धातु के लवण के विलयन में डुबाते हैं, तो उससे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड। लेकिन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे होगा? हाइड्रोजन की तो कोई छड़ होती नहीं, हाइड्रोजन तो गैस है। तो यहाँ पर क्या करते हैं? प्लेटिनम लेते हैं, इसलिए क्या लेते हैं? प्लेटिनम। ठीक है ना? प्लेटिनम लेते हैं और उसके चारों ओर आगे पर एक कॉलम बना रहता है, जिससे क्या होगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन गैस है, इसको लेते हैं और फिर क्या करते हैं, और हाइड्रोजन गैस का क्या होगा? एक बार दाब कितना होगा? एक बार दाब होगा, है ना? और इसको हम क्या करते हैं? इसको H प्लस के फॉर्म में ऐसे दिखा सकते हैं, एक्वस। तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। भाई हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में थोड़ा डिफरेंट ये है कि आप प्लेटिनम लेते हैं, प्लेटिनम की सतह पर ही इलेक्ट्रोड के फॉर्म में काम करता है। ठीक है, और ये ध्यान रखना है, एक इलेक्ट्रोड को जोड़ने के लिए यदि हम देखेंगे, हमारे पास दो रासायनिक अभिक्रिया है, स्पीशीज है, और उनके मध्य एक खड़ी, ये देखो एक लाइन हम खड़ी कर दे रहे हैं, ये वाली लाइन, है ना? तो ये हमें क्या प्रदर्शित करता है? अर्ध इलेक्ट्रोड, है ना? एक इलेक्ट्रोड का आधा पार्ट, है ना? माने सॉरी, सेल का आधा पार्ट, ये सेल का आधा पार्ट हुआ, ये इलेक्ट्रोड तो है बेटा पूरा, है ना? इसको हम इलेक्ट्रोड बोलेंगे लेकिन सेल का आधा भाग हुआ। ठीक है, अब इस प्रकार से हम दिखा सकते हैं। तो एक तो ये हम इलेक्ट्रॉनों को इस प्रकार से दिखाएंगे। दूसरा क्या कर सकते हैं? दूसरे ये परिपाटी क्या कहती है? एक तो इलेक्ट्रोडों को हम ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है ना? दूसरा हम क्या कहते हैं कि सेल परिपाटी कहती है, क्या कहती है कि एनोड को हमेशा बाईं ओर रखना है। जो एनोड होगा वो कहाँ तरफ आपकी कहाँ रहेगा? बाईं ओर रहेगा। जो हम बनाएंगे
वो किस तरफ आएगा, बाईं तरफ आएगा। एनोड किस तरफ आएगा बेटा, एनोड किस तरफ आएगा, बाईं ओर। बाईं ओर। बायां किधर है आपका, बायां हाथ इधर है, ये देखो, ये आपको जेडन को प्लस साइड। बिल्कुल जेडन जहां पर है ना, ये है यहाँ पर जो भी, अब यहाँ पर तो जेडन है, ठीक है ना। अलग अलग जगहों पर अलग अलग क्या हो सकते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रोड हो सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जिंक है, इन दोनों की तुलना में एनोड क्या है, जिंक। लेकिन अन्य हो सकते हैं कि जिंक न होकर के कॉपर एनोड हो जाए। अभी बताएंगे कैसे कैसे होगा, ठीक है। ये कहता है कि एनोड को कहाँ लिखना है, हमने बाईं ओर लिखना है। और जो कैथोड होगा, कैथोड को हम अपने हाथ के दाहिनी तरफ लिखेंगे। जो देखो कैथोड किस तरफ होगा, दाहिनी तरफ लिखा जाएगा। ये चिन्ह परिपाठी है, ये जो हमारे पास क्या है, परिपाटियां है, यूपीएससी परिपाटी, वो ये बताती है कि आपको इस प्रकार से करना है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको एनोड को बाईं ओर लिखना है और कैथोड को दाईं ओर लिखना है। क्लियर। तीसरा क्या कहता है कि जब हम किसको दर्शा रहे होंगे, एनोड को दर्शा रहे होंगे। यहाँ तो हमने क्या दिखाया, ये तो हमने सिंपल सेल को दिखाया है ना, गैल्वेनिक इलेक्ट्रोड को दिखाया है ना। अब यदि क्या कहता है कि सेल को निरूपित करते समय, जब हम सेल को दर्शा रहे होंगे, सेल को दर्शाते समय, है ना, जब सेल को क्या कर रहे होंगे, बता रहे होंगे, तो उस दशा में क्या होगा, पहले धातु आएगा। सेल को दर्शाते समय क्या है, पहले धातु, पहले हम क्या लिखेंगे, धातु लिखेंगे, ठीक है ना। पहले क्या होगा, धातु। और ये देखो एनोड को दर्शाने के लिए पहले धातु और फिर विद्युत अपघटन से प्राप्त धातु आयन। तो यदि हम क्या लिख रहे होंगे, एनोड को दर्शा रहे होंगे, तो एनोड को कैसे दर्शाएंगे, एनोड को दर्शाने के लिए पहले हम क्या लिखेंगे, धातु लिखेंगे। धातु मीन्स जेड, जैसे हमने जेड को लिखा। फिर उसके बाद क्या कहता है, जेड के बाद क्या दिखाएंगे, जो धातु से प्राप्त आयन होंगे, जैसे Zn2 पॉजिटिव, तो ये दिखाएंगे एनोड। ऐसा हम एनोड को दर्शाएंगे और इन दोनों के मध्य क्या करेंगे, खड़ी रेखा खींच लेंगे। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई बेटा। एनोड को दर्शाने के लिए इस प्रकार से दर्शाया। दूसरा कहता है कि विलयन की मोलर सांद्रताओं को आयन सूत्र के पश्चात लिखते हैं। जैसे माने इसकी मोलर सांद्रता है, हमने कहा 1 मोलर विलयन है, माना हमने कहा 1 मोलर विलयन, तो 1 मोलर विलयन को हम कैसे दर्शाएंगे, जैसे हमने क्या लिखा, जिंक लिखा, और जिंक के बाद एक लाइन खींची, Zn2 पॉजिटिव लिखा, ये परिपाटी कहती है। लेकिन इस आयन के बाद हम दिखाएंगे इसमें 1 एन प्लस लगे। हाँ, कुछ कह रहे हो बेटा। सर जो मोलर है सर उसमें एम, फिर बीच में वो डंडी से उसमें एन प्लस लगेगा एन पे। नहीं बेटा, हाँ इस प्रकार से मोलर है ना, 1 मोलर, तो इसको हम ब्रैकेट के अंदर आयन के बाद दर्शाएंगे। ये आयन है, आयन के बाद हम क्या दिखाएंगे, 1 मोलर को दर्शाएंगे। ये परिपाटी कह दिया है ना। ये वो क्या करे, परिपाटी मोलरता को, मोलर सांद्रता को दर्शाने के लिए जो आयन होगा उसके बाद दिखाएंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई दूसरा ये होता है, तो उस टाइप से दिखा सकते हैं ना। अब ये तो हो गया एनोड। इसी कैथोड को कैसे दर्शाएंगे, जो कैथोड है उसको दिखाएंगे कैसे, ये एनोड को तो हमने ऐसे दिखा दिया, कैथोड को कैसे दिखाएंगे। यदि हम कैथोड को दर्शाना चाहेंगे तो कैथोड को क्या दिखाएंगे, इनको मैं मिटा देता हूँ। ये 3 नियम तो आपको समझ में आ गए होंगे। चौथा नियम इसका यदि देखेंगे तो यह है, किसको दिखाना, हमने दर्शाना है कैथोड को। तो कैथोड को कैसे दर्शाया, किसी को मालूम है कैथोड को कैसे दर्शाएंगे। सर Cu प्लस 2, फिर बीच में डंडी, फिर 2 माइनस आएगा सर, 2 माइनस सी आएगा। पहले क्या आएगा, Cu आएगा, उस पे प्लस तो लगेगा सर, 2 प्लस लगेगा सर। हाँ तो 2 प्लस को हम क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, आयन बोलते हैं। हाँ आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, आयन। यानी कि अब देखो, अभी तक तो हमने जो दिखाया वो दिखाया था इलेक्ट्रोड, अब हम दिखा रहे हैं क्या, कैथोड पर। तो कैथोड को कैसे दिखाएंगे, जो कैथोड होगा तो कैथोड को किस प्रकार से दिखाएंगे, तो ये देखो कैथोड को कैसे दिखाएंगे। सबसे पहले क्या आएगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कैथोड हमारे पास क्या है, कॉपर है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, Cu लिखेंगे, ध्यान रखना पहले क्या लिखा जाएगा इसका,
पहले धातु आयन दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? धातु आयन, 2 पॉजिटिव चार्ज। पहले हमने क्या दिखाया? धातु आयन। इलेक्ट्रोड में हमने क्या किया था? कॉपर और सीधे कॉपर 2 पॉजिटिव, ये दिखाया था इलेक्ट्रोड में। लेकिन यहाँ पर हम समझ गए कि कैथोड है। अब हमें पता लग गया कैथोड है। यहाँ पर कॉपर क्या है? कैथोड है। तो कैथोड में हम क्या करेंगे? पहले क्या दिखाएंगे? Cu दिखाएंगे। फिर क्या करेंगे? एक डंडी खींच लेंगे। इसको हम क्या कर सकते हैं? एक्वस फॉर्म में लिखेंगे, है ना? अब यदि 2e माइनस होगा सर। सर इसमें अब 2e माइनस हो, वो तो अलग है, वो तो रिएक्शन हो गया, है ना? लेकिन हम इसको दिखा रहे हैं, कैथोड को दिखा रहे हैं। तो Cu2 पॉजिटिव, और यहाँ यदि मोलरता दी हुई है तो मोलरता या ब्रैकेट में ऐसे लिख लेंगे, और फिर क्या आएगा? Cu और सॉलिड के फॉर्म में आ जाएगा, ठोस अवस्था में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे? किसको दिखाएंगे? कैथोड को। ठीक है ना? यदि हम आयन, ये जो मोलरता दिखानी हो, माना कहा हमने कहा 1 मिलियन, यहाँ पर 1 मोलर है, 1 मोलर सॉल्यूशन है, तो हम क्या लिखेंगे? Cu2 पॉजिटिव, और यहाँ क्या करेंगे? 1 m लिखेंगे, फिर एक लाइन खींचेंगे और इस U सॉलिड के फॉर्म में ऐसे बना सकते हैं। किसको? कैथोड। क्लियर? अभी लिखना है, ये तो मैं केवल अभी बता रहा हूँ आप लोगों को, आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाना मुझे, ठीक है ना? अब ये तो हो गया हमारे पास, क्या हमने कैथोड को लिखना सीख, पहले हमने इलेक्ट्रोड को लिखना सीख गए। दाई देखेंगे, बाई ओर हमारे पास एनोड हो गया, दाई ओर हमारे पास कैथोड हो गया, ठीक है ना? फिर हमने जो हमने क्या दिखाया? एनोड पर जो एनोड अर्ध सेल होगा, एनोड को कैसे दिखाया जाता है? पहले सॉलिड के फॉर्म में, फिर उसके बाद आयन के फॉर्म में, और फिर उसके बाद उनका क्या होगा? जो आयन होंगे, आयन की मोलरता होगी, उसको हम दर्शाएंगे। क्लियर? फिर ऐसे ही हमने क्या किया? एनोड कैथोड को देखा, कैथोड में क्या हुआ? पहले उसके आयन को दिखाया, आयन के बाद उसमें उसकी मोलरता को दिखाया, मोलरता नॉर्मलता जो भी थी, ठीक है ना? और फिर हमने क्या किया? उसके एक लाइन खींची और क्या किया? सॉलिड के फॉर्म में उसको दर्शाया। तो ये अर्ध सेल हमने लिखने भी सीखी। इतनी बात क्लियर हो गई? अर्ध सेल लिखना सीख गए। अब देखो बेटा, जो अर्ध सेल अभिक्रिया है, दो अर्ध सेल अलग अलग है, दो अर्ध सेल हमारे पास अलग अलग हैं, और उन अर्ध सेलों को यदि हम इस रूप में लिखें अभी, तो अभी के फॉर्म में हमारे पास आएगा Zn, ठीक है ना? ये हमारे पास एनोड है, और इस सॉलिड हमने लिखा, फिर हमने क्या किया? Zn2 पॉजिटिव लिखा, और ये हमने एक्वस फॉर्म में लिखा। एक अर्ध सेल हमारे पास ये है, और दूसरा अर्ध सेल हमने ऐसे लिख लिया, ये लिखा कॉपर, ठीक है ना? 2 पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अब हम क्या लिख रहे हैं? कैथोड लिख रहे हैं, और यहाँ आएगा एक्वस, और एक लाइन खींचेंगे और कॉपर सॉलिड। ये लिखना तो हम सीख गए, हमने दोनों की अर्ध सेल। लेकिन अब हम इसको सेल अभिक्रिया के रूप में लिख रहे हैं, तो ये दो अर्ध सेलों को जब जोड़ना है, उसके बीच क्या करते हैं? दो ऊर्ध्वाधर लाइन खींच लेते हैं, तो देखो तब वो सेल अभिक्रिया पूरी हो जाएगी। जो ये सेल अभिक्रिया बेटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फिर जैसे हमने लिखा Zn, और इस सॉलिड लिखा, एक सिंगल लाइन खींची, Zn2 पॉजिटिव किया, एक्वस लिखा, फिर हम क्या करेंगे? डबल लाइन खींचेंगे, 2 लाइन खींचेंगे, और फिर क्या करेंगे? कॉपर 2 पॉजिटिव, ये एक्वस, और ये फिर क्या आएगा? कॉपर और सॉलिड। ये 2 लाइन जब हम दिखाते हैं, तो वो मीटर ब्रिज, यानी कि जो हमारे पास लवण सेतु के द्वारा जुड़ा हो। यदि यहाँ पर भी हम सिंगल लाइन खींचते हैं, तो वहां लवण सेतु नहीं होता है, ठीक है ना? यदि सिंगल लाइन है तो वहां पर लवण सेतु नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं? इस सेल अभिक्रिया को लिख सकते हैं, ठीक है ना? तो हम देखो, मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है, इसकी सेल अभिक्रिया लिखो, है ना? कोई सेल अभिक्रिया लिखने के लिए आती है, तो हम क्या करेंगे? ठीक है ना? चलो मान लीजिए हमने इसको, मैं डिलीट कर देता हूँ पूरा, ये तो आ गया, हमें इतनी चीज तो आगे बेटा हमें। मान लीजिए हमारे पास कोई कहता है कि एक सेल अभिक्रिया दी थी, जैसे माना यहाँ पर दे दिया Fe, और सॉलिड दिया, ठीक है ना? प्लस क्या किया? 2Ag, और इसमें क्या हुआ? प्लस चार्ज आया, ये एक्वस फॉर्म में है, इज इक्वल क्या कर देंगे? Fe और 2 पॉजिटिव, और ये एक्वस फॉर्म में है। ध्यान से देखना बेटा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लस क्या आया? 2Ag पॉजिटिव, 2Ag सॉलिड, सॉरी। ये अभिक्रिया हमें दी हुई है। अब इसके लिए हमें लिखना है कौन सी? सेल अभिक्रिया।
क्या लिखना है? सेल अभिक्रिया। तो सेल अभिक्रिया कैसे लिखेंगे? सेल अभिक्रिया किस प्रकार से लिखा जा सकता है? किस प्रकार से लिख सकता है? कोई लिख सकता है बेटा इस सेल अभिक्रिया को? सर अभी लिख रहे हैं सर। लिखो, ये तो अच्छी बात है। इस सेल अभिक्रिया को हमने लिखना है, कैसे लिख पाएंगे? ये जानना भी आप लोगों को है ना। क्या क्या लिखा बेटा तुमने? ओके ओके बेटा, जल्दी करना है। जैसे हमने अभी लिखा था ना, वैसे लिखना। देखो, चलो कोई बात नहीं। सर इसमें Fe फिर बीच में डंडी आएगी सर, उसमें फिर Fe2 प्लस 4 लगेगा सर। पहले Fe आया, जी सर। उसके बाद इस फिर बीच में इस डंडी से फिर Fe2 प्लस 4 है सर। फिर ये इसमें ये है सर, हाँ जी, ये फिर इसमें से बीच में ये दो नहीं, डंडे इसको और एक्वस एक्वस बोलते हैं। एक्वस क्या है? एक्वस। फिर ये दो डंडी आ गई, फिर क्या आएगा? सर इसमें फिर Fe फिर ये नहीं सर, 2 और इसमें सर ये आएगा 2Ag 2Ag 2Ag। हम्म फिर इसमें प्लस 4 लगेगा सर। हम्म फिर इसमें फिर एक डंडी आएगी सर। एक्वस भी फिर आएगा। फिर Fe आएगा सर। Fe Fe आएगा, Fe तो चलेगा, Fe का काम खत्म। सर ऐसे लिखा सर हम। Ag ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इनमें ऑक्सीकरण किसका हो रहा है। पहले तो हमें एनोड वाला देखना होगा, कौन सी अभिक्रिया एनोड पर हो रही है और कौन सी कैथोड पर हो रही है। तो बहुत सिंपल, इसलिए तब होगा सिंपल जब हम सीख जाएंगे इसको पहचानना। ठीक है, अब पहचानने के लिए देखो बेटा, सेल अभिक्रिया लिखने से पहले हमें देखना पड़ेगा जो ये ऊपर लिखी हुई अभिक्रिया है, इसमें किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। सबसे पहले एक काम करना होगा, इसको दो अर्ध सेलों में बांट सकते हैं। ठीक है ना, क्या करेंगे हम? दो अर्ध सेल बना लेंगे। तो दो अर्ध सेल किस प्रकार से बनेंगे, ध्यान से देखना आपको, किस प्रकार से बन सकते हैं दो अर्ध सेल। देखो, हमारे पास पहला अर्ध सेल एक तो ये है, यहां से अभी हमें पता नहीं किसका ऑक्सीकरण हो रहा है किसका अपचयन हो रहा है, हमें मालूम नहीं। एक Fe से Fe2 पॉजिटिव बना, राइट। दूसरा अर्ध सेल देखेंगे, जो समान वाले हैं उनको ले लेते हैं, Ag से Ag इस टाइप से बना। तो दो सेलर अभिक्रिया है हमारे पास। ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ये Fe है, पहले जो अर्ध सेल बनी एक अभिक्रिया होगी, Fe होगा और Fe सॉलिड हो रहा है, और सॉलिड से क्या हो रहा है, Fe2 पॉजिटिव बनेगा। कब बनेगा बेटा ये? Fe से Fe2 पॉजिटिव कब बनेगा? कोई जानता है इसके बारे में? सर इसमें Fe में ऑक्सीकरण और F2 में अपचयन होगा सर। मुझे पहले इस चीज का जवाब दो कि जैसे हमारे पास Fe है और Fe से 2 पॉजिटिव कब बनेगा? कैसे सर कैसे बनेगा? जब Fe अपने इलेक्ट्रॉन दान देगा। कितने इलेक्ट्रॉन? सर 2। बिल्कुल, ये ध्यान रखना। पहला जवाब तो ये होना चाहिए, देखो हमें क्या पता होना चाहिए कि Fe से Fe2 पॉजिटिव कब बनता है, या Na से मान लीजिए हमारे पास सोडियम है, सोडियम से सोडियम पॉजिटिव कब बनेगा? जब वो एक इलेक्ट्रॉन दान करेगा, डोनेट करेगा सोडियम। तो यहाँ क्या किया है, Fe ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन दिए और तब क्या बना ये Fe2 पॉजिटिव। तो जब इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं तो तब क्या होता है बेटा? शिक्षा बता दो बेटा। ऑक्सीकरण। हाँ, क्या होगा बेटा शिक्षा? जब इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दान करता है, तो उस विधि को हम क्या बोलते हैं? शिक्षा बता जल्दी से। इलेक्ट्रॉन देना कौन सी प्रोसेस है?
इलेक्ट्रॉन देना कौन सी प्रोसेस है? सुषमा तुम बताओ बेटा। ऑक्सीकरण। बिल्कुल, ये ध्यान से बच्चे ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन का देना ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण क्रिया कहलाता है। तो ये समझना होगा, हमें ये पहचानना होगा। Fe से Fe2 पॉजिटिव बना, इसका मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, इसका मतलब यहाँ पर ये ऑक्सीकरण हो रहा है। अब पहचान गया। और ये क्रिया कहाँ पर होगी? ऑक्सीकरण क्रिया कहाँ होती है? 2 हमारे पास इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। ये क्रिया कहाँ पर होगी? एनोड पे। बिल्कुल राइट। जो ऑक्सीकरण होती है बेटा वो एनोड पर होती है। अब हम ये पहचान रहे हैं इसको, कौन कहाँ पर हो रहा है ये हमें पता लग रहा है। यानी कि एनोड पर क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण हो रहा है तो इसका मतलब Fe, ये जो Fe वाला इलेक्ट्रोड है ये कहाँ है? एनोड पर है। तो ये अर्ध सेल अभिक्रिया होगी। इसको हम क्या बोलेंगे? अर्ध सेल अभिक्रिया, आधा सेल अभिक्रिया होगी। कौन सी होगी? अर्ध सेल अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया। अब दूसरे को पहचानना है। दूसरा क्या पहचानना है? देखो यहाँ Ag है, ये हमारे पास Ag है और कितने हैं? 2Ag है और इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक्वस फॉर्म में है। और ये क्या हो रहा है? Ag से Ag प्लस वाला Ag में परिवर्तित हो रहा है, 2Ag बन रहा है। ये कब होगा ऐसा? Ag से प्लस आवेश कब कम होंगे? सर जब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। बिल्कुल, पहले एक Ag है तो एक Ag से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन यहाँ पर 2 Ag है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये 2 Ag बनाएगा। तो इलेक्ट्रॉन लेने वाली घटना कौन सी है? इलेक्ट्रॉन लेने वाली घटना कौन सी है? ये पहचान। कैथोड सर। अपचयन। बिल्कुल, ये अपचयन है। आप पहचान गए, ये रासायनिक अभिक्रिया है। और इस रासायनिक अभिक्रिया में हम ऑक्सीकरण और अपचयन कैसे पहचान पाएंगे? तो पहले हमने पहचानना है किसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, किसमें अपचयन हो रहा है। ठीक है ना? इसमें अपचयन होगा। और अपचयन कहाँ होता है? ये होता है कैथोड पर। कहाँ होता है? कैथोड पर। ठीक है ना? कैथोड पर ये अपचयन क्रिया होगी। अब एनोड को हम कहाँ लिखते हैं? एनोड को हम हमेशा लिखते हैं दाईं ओर, क्योंकि चिन्ह परिपाटी ने बताया था हमें। एनोड कहाँ पर होता है? दाईं ओर। और कैथोड कहाँ होता है? बाईं ओर। ठीक है ना? तो इसको हम बना भी सकते हैं, चित्र भी बना सकते हैं। लेकिन यदि हम चित्र न बनाए तो हम क्या सबसे पहले क्या करेंगे? दाहिनी ओर कौन लिखेंगे? दाहिनी तरफ लिखा जाएगा Fe वाला। तो Fe क्या हो रहा है? किस प्रकार से हो रही क्रिया? Fe। एनोड को हम कैसे लिखते हैं? Fe लिखते हैं, पहले उसका धातु लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं? धातु के आयन को लिखते हैं, Fe2 पॉजिटिव, है ना? और उसके बाद उसकी सांद्रता लिखते हैं। यहाँ पर सांद्रता नहीं दी हुई है इसलिए हम क्या करेंगे? इसको एक्वस लिखेंगे। फिर हम सेल अभिक्रिया में क्या करेंगे? क्योंकि ये लवण सेतु से जुड़ा होगा, ये 2 अर्ध सेल अभिक्रियाएं हैं, ये लवण सेतु से जुड़ा होगा, तो लवण सेतु से जुड़ा हो तो 2 लाइन खींचेंगे। ठीक है ना? फिर क्या करेंगे? फिर इसके बाद जो अभिक्रिया आगे बढ़ेगी हम क्या देखेंगे? एनोड। एनोड को हम कैथोड को हम कैसे लिखते हैं? सॉरी, कैथोड को लिखते हैं पहले उसके आयन, फिर उसके बाद सॉलिड फॉर्म। तो पहले आयन लिखेंगे तो क्या आएगा? 2Ag और इस पर प्लस चार्ज आएगा, ये ब्रैकेट में हो जाएगा एक्वस। और इसके बाद सिंगल लाइन आएगी, फिर आएगा 2Ag और ये सॉलिड फॉर्म में होगा। ये है बेटा हमारे पास सेल अभिक्रिया। इसको हम ऐसे ही लिखते हैं। ये तो है अभिक्रिया हो रही है, ये सेल अभिक्रिया। तो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं इनको। ठीक है ना? इस टाइप से हम लिख सकते हैं। इसको भी हम वैसे ही लिखा जा सकता है जैसे हमने लिखा। तो ये है बेटा सेल अभिक्रिया। एक सेल अभिक्रिया और दे रहा हूं आप लोगों को। इस सर सेल ये पूरी सेल अभिक्रिया सर। बिल्कुल, ये पूरी सेल अभिक्रिया है, इसमें सिर्फ एक्वस और ये चीजें नहीं होंगी। ठीक है ना? एक सेल अभिक्रिया हो। ठीक है? तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर? सबको समझ में आ गया? दूसरा हम लिखते हैं, देखो ये तो हमारे पास एक सेल अभिक्रिया होगी, इसको मिटा दो। जी सर। अब हम क्या करते हैं? एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है ना? उसमें देख रहा हूँ किताब में कोई और एग्जांपल मिल जाए आपके लिए। ठीक है ना? किस प्रकार से हम समझ सकते हैं? तो हम सेल अभिक्रियाओं को लिखना जान जाएंगे। ठीक है ना? चलो एक लिखते हैं हम। मान लीजिए हमारे पास लिखा हुआ है Cu और प्लस यहाँ पे कर रखा है
AgNO3 और इज इक्वल टू कर रखा है COUNO3 होल ट्वाइस और प्लस Ag। क्या इस अभिक्रिया को आप लोग पहचान पाएंगे? क्या इसकी सरल अभिक्रिया लिख पाओगे? लिख लोगे बेटा? सर थोड़ा कर रहे हैं सर अभी। चलो करो। क्या इस अभिक्रिया को लिख पाओगे? कितने बच्चों की समझ में आए? जिनकी समझ में नहीं आया पूछ सकता बेटा। हो गया? हो गया बेटा या नहीं यार? वंदना बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा पहले ये बताओ। वंदना कर दो। कर दिया? जी सर। आ रहा है? आयुष, जी सर। अभिषेक नाथ, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? यस नो? बहुत मुश्किल है ना? दिव्या बेटा तुम बताओ जी सर। कि सब समझ में आ रहा है बेटा? जी सर। ये प्रियांशी समझ में आ रहा है बेटा? जी सर। राहुल, जी सर। साहिल, यस सर। शिक्षा, यस सर। सुषमा। यस सर। चलो ठीक है। देखो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी क्या है, इन्होंने आयन के फॉर्म में नहीं दिया हुआ, इसलिए आप लोग कंफ्यूजन हो गए। Na3S। यहाँ यहाँ आयन के फॉर्म में नहीं दिया, तो हम बना सकते हैं। देखो बेटा आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, ये तो कॉपर है, तो कॉपर का कोई आयन नहीं है, तो कॉपर को तो हम सॉलिड फॉर्म में लिख लेंगे। यहाँ देखो Ag और NO3 है, यहाँ पर यदि देखोगे तो NO3 क्या होता है बेटा? एक नेगेटिव चार्ज वाला होता है, तो स्वाभाविक है ये एक पॉजिटिव चार्ज वाला होगा। यहाँ पर क्या आएगा? Ag और यहाँ पर आएगा एक पॉजिटिव चार्ज। इसको हम एक्वस फॉर्म में, जब ये किस फॉर्म में आएगा तो ये एक्वस फॉर्म में आएगा, ठीक है ना? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है एक नेगेटिव के साथ एक पॉजिटिव भी तो जुड़ा होगा, है ना? और ये इज इक्वल टू यहाँ पर देखेंगे, देखो ये CuNO3 के होल ट्वाइस कर दो है, इसका मतलब इसमें दो पॉजिटिव चार्ज होंगे, यानी कि Cu पे क्या आएंगे? टू पॉजिटिव। Cu+2 आ गया सर इसमें, 2 पॉजिटिव आएगा और फिर और सॉलिड फॉर्म में सर। बिल्कुल Ag आएगा और ये सॉलिड। क्लियर? लेकिन यहाँ देखो, यहाँ दो पॉजिटिव चार्ज, ये एक वाला, तो हम इसको दो पॉजिटिव चार्ज कैसे कर सकते हैं? इसके आगे दो लगाकर बराबर लिख लेंगे, है ना? तो ये हमारे पास सेल अभिक्रिया हो जाती। ये क्या है? पहले अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया। अब हम इसको सेल अभिक्रिया में लिखना चाहेंगे, तो पहले देखो बेटा हमें पता करना होगा, पिछली बार जिंक था, तो जिंक जो है जिंक पर ऑक्सीकरण हो रहा था। अब यहाँ किस पर ऑक्सीकरण हो रहा है? कौन किसके साथ ऑक्सीकरण हो रहा है? यहाँ देखो हमारे पास दो अभिक्रियाएं निकल आई। दो अभिक्रियाएं कौन कौन सी आएंगी? इनको मैं अलग अलग फॉर्म में देख रहा हूँ,
कैसे कैसे लिखा जा सकता है, ठीक है ना, किस रूप में लिखा जा सकता है। देखो एक तो Cu से क्या हो रहा है, एक Cu से Cu2 पॉजिटिव बन रहा है, एक अभिक्रिया ये हो सकती है। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, पहले लिख सकते हैं Cu और इसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं Cu, इसको हम सॉलिड फॉर्म में दिखा सकते हैं और यहाँ आएगा Cu2 पॉजिटिव। Cu से Cu2 पॉजिटिव कब होगा, कब होगा बेटा, ऐसा कब बनेगा? सर इसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे सर, 2 इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये Cu से Cu2 पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और जब दो इलेक्ट्रॉन दिए, देने की प्रोसेस क्या कहलाती, इलेक्ट्रॉन देने की प्रोसेस क्या कहलाती, ऑक्सीकरण सर। बिल्कुल बिल्कुल, अब सबको पता लगे, इलेक्ट्रॉन देना मीन्स ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर, ये हो रहा है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण को हम दूसरा कहते हैं उपचयन भी कहते हैं बेटा, इसको क्या बोलते हैं, उपचयन। इसलिए मैं लिख रहा हूँ कि कभी कभी आपके पास परीक्षा में दिए दिए उपचयन किसे कहते हैं, तो आप लोग समझ ही नहीं पाओगे, है ना। उपचयन ही ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन देने की प्रोसेस। और जहां ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण क्रिया कहां पर होती है बेटा, देखो हम एक एक स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं। ऑक्सीकरण एनोड क्रिया बिल्कुल आपको पता लगे, एनोड पर होती है। पिछली बार कौन था, पिछली बार जिंक था जो एनोड पर था, उसमें ऑक्सीकरण क्रिया हो रही थी। हमने अपने आप जबरदस्ती नहीं निकाला है, जो रासायनिक अभिक्रिया दिखा रही है उसके अनुसार चल रहा है। देखिए Cu से Cu2 पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब हमने क्या देखा कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे, इसलिए ऑक्सीकरण हुआ। हम रिएक्शन के आधार पे कह रहे हैं, अपने आधार पे नहीं कह रहे, ठीक है ना। जैसे तो हम कहते हैं कि हमें मालूम था कि इसमें तो अपचयन होता है, कहाँ सीखा था हमने, इस वाली अभिक्रिया में। देखो इस वाली अभिक्रिया में तो अपचयन हो रहा था, लेकिन वहां तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा था, यहाँ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन लिए से। अब इस प्रकार से ये एनोड पर होगा। एनोड किस तरफ लिखा जाता है, एनोड हमेशा दाईं ओर लिखा जाता है, ठीक है ना। दूसरी अभिक्रिया देखो, अब दूसरे वाले को देखते हैं। दूसरा वाला यदि हम अभिक्रिया को देखें तो किस प्रकार से होगा, यदि हम दूसरी वाली अभिक्रिया को देखें किस प्रकार से होगी, है ना। यहाँ देखो ये हमारे पास है Ag, और Ag से कन्वर्ट किसमें हुआ, Ag प्लस से Ag में कन्वर्ट हुआ। अब हम इसको लिखते हैं पहले, है ना। हमारे पास क्या है, दूसरा है 2Ag, ये Ag, और इस पर है एक प्लस चार्ज, और ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Ag सॉलिड। ये कब ऐसा होगा, प्लस चार्ज सॉलिड में कब कन्वर्ट होगा, कब होगा बेटा, सर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दे दे सर इसको, 2 देना मत बोलो बेटा, देना नहीं है, देना तो ऑक्सीकरण है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। ये देखो यहाँ पर क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ध्यान रखना, 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, ग्रहण करेगा यहाँ से। 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिए, ठीक है ना। जब लेगा तो प्लस चार्ज कम हो जाता है, देगा तो प्लस चार्जों की संख्या बढ़ती है। और 2 इलेक्ट्रॉन क्या लेगा तो ये क्या क्रिया क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी अपचयन। इलेक्ट्रॉन लेने की जो क्रिया होती है वो कहलाती है अपचयन, रिडक्शन जिसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडक्शन, अंग्रेजी में बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है ना। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको, रिडक्शन, ये अंग्रेजी में रिडक्शन कहते हैं इसको, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन कर, ये रिडक्शन हुआ। अब ऐसी दशा में देखो क्या हो रहा है, रिडक्शन हुआ, तो रिडक्शन को हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कैथोड। कहां पर होता है, कैथोड पर होता है। रिडक्शन कहां होता है, कैथोड पर होता है, बस ये बाईं ओर पे। ठीक है ना। और जिसको हम क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं हम बाईं ओर, नहीं सॉरी, ये एनोड जो है बेटा बाईं ओर होता है, एनोड कहाँ होगा, बाईं ओर होगा। ये तो दाईं कैथोड तरफ, दाईं ओर पे, दाईं ओर। हाँ कैथोड दाईं ओर होता है बेटा, ये बाईं मैंने गलत लिख लिया था ऊपर, ठीक है ना, उसको सही कर लेना। तो ये क्या होगा, एनोड कहाँ होगा, बाईं तरफ होगा, हमारे हाथ के बाईं तरफ होगा, जो जैसे हमारा हाथ है ना, हमारा बायां होगा जो, और ये क्या होगा, दाईं तरफ होगा, हमारे हाथ के दाहिनी तरफ, जैसे जो हमारा दाहिना हाथ है उसी तरफ होगा। तो अब देखो किस प्रकार से लिख सकते हैं इस सेल अभिक्रिया को, हम कैसे लिखेंगे। पहले देखो ये है Cu, ठीक है ना, सॉलिड। हम कैथोड को ऐसे लिखते हैं, सिंगल लाइन, फिर क्या आएगा, Cu कितना आएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, टू एक्वस पॉजिटिव चार्ज, तो उसमें 2 डंडे बीच में। बिल्कुल, ये क्यों दिखा रहे हैं, लवण सेतु के द्वारा जुड़े हुए, सर इसमें ए हुआ सर 2Ag प्लस, बिल्कुल 2Ag आएगा, और इस पे प्लस चार्ज आएगा, यहाँ एक्वस लिखेंगे, और फिर क्या आएगा, सिंगल लाइन Ag आएगी, सॉलिड में आएगा, Ag बिल्कुल सॉलिड, Ag सॉलिड, ये यही है सर हमारा लास्ट में।
हाँ, ये आया लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी। आना तो बहुत सरल होता है ना, कोई भी कैसे लिख लेगा, लेकिन यदि समझ करके आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं बेटा, ये हमारे पास सेल अभिक्रिया हो। क्लियर? इस प्रकार से सेल अभिक्रिया, तो हम सेल अभिक्रिया को लिखना सीख गए, कैसे कैसे हम सेल अभिक्रियाओं को लिख सकते हैं। तो ये है बेटा अलग अलग प्रकार की सेल, इसकी छोटी छोटी डेफिनेशन है, उन डेफिनेशन को याद करना होता है आप लोगों को, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है इलेक्ट्रोड विभव, ये शब्दावली से संबंधित है। इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? क्वेश्चन हमारे पास आता है इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। तो देखो बेटा, इलेक्ट्रोड एक तो है हमारे पास इलेक्ट्रोड एवं वैद्युत अपघट्य के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास, देखो हमने इलेक्ट्रोड को ऐसे मानते हैं, है ना, हमने एक छड़ ली जिसको हम क्या कह रहे हैं, आप इलेक्ट्रोड कह रहे हैं, ये वाली छड़ को, यहाँ पर ये देखोगे तो इस छड़ को हमने क्या कहा, इलेक्ट्रोड। और जो वैद्युत अपघट्य, जो इसके अंदर क्या है, वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य जैसे मैंने हमने जिंक की छड़ ली और ये जिंक सल्फेट का वैद्युत अपघट्य, ZnSO4 का वैद्युत अपघट्य, है ना, ये दो पदार्थ है, एक जिंक। तो ये कहता है इलेक्ट्रोड और वैद्युत अपघट्य के मध्य जो विभव में अंतर होगा, इसके और इसके मध्य जो विभव में अंतर होगा, वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। ये है बेटा इलेक्ट्रोड विभव, इन दोनों के मध्य जो विभव में अंतर होगा, किसके मध्य, एक तो इलेक्ट्रोड के मध्य और वैद्युत अपघट्य के मध्य जो विभव में अंतर होगा, विभवांतर उसी को तो बोलते हैं विभव अंतर। देखो विभव किसके मध्य, इलेक्ट्रोड और वैद्युत अपघट्य के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो इलेक्ट्रोड विभव क्या हुआ, इलेक्ट्रोड और वैद्युत अपघट्य के मध्य उत्पन्न विभवांतर, विभव में अंतर, जो उनके विभव होगा उसमें जो अंतर होगा वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। किस किसके मध्य, इलेक्ट्रोड और वैद्युत अपघट्य। क्लियर? दूसरा यदि देखेंगे, अब यहाँ पर एक और शब्द आता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। वो तो इलेक्ट्रोड विभव था सिंपल, ये क्या है, मानक। ये मानक के साथ है, कुछ मानक है इसके, ठीक है ना। तो ये किस प्रकार से होंगे, देखो जब हम क्या करेंगे, जब अर्धशैल अभिक्रिया में प्रयुक्त सभी स्पीसीज, ध्यान रखना जितनी भी हमारे पास स्पीसीज होंगी, इलेक्ट्रोड होगा, सांद्रता वैद्युत अपघट्य होगा, है ना। देखो जब अर्धशैल अभिक्रिया में प्रयुक्त सभी स्पीसीज की सांद्रता केवल इकाई होती है, तो इलेक्ट्रोड विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। जैसे माना हमने कहा Zn और Zn क्या कर दिया, 2 पॉजिटिव, और मैंने कहा 1 मोलर, देखो यहाँ पर 1 मोलर आ गया, एक बार दाब है, एक बार, ये इकाई में आ रहा है, इस संख्या इकाई में आ रही है। तो ये क्या कहता है, जो अर्धशैल अभिक्रिया है में प्रयुक्त जो सभी स्पीसीज होंगी की सांद्रता केवल इकाई, केवल क्या होगी, इकाई होती है। तो इलेक्ट्रोड विभव, जो इलेक्ट्रोड विभव हमने पहले पढ़ा था, उसी को हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्लियर? ये बात समझ में आ गई कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या हुआ, है तो इलेक्ट्रोड विभव, लेकिन वो इलेक्ट्रोड विभव होगा जो सेल में प्रयुक्त होने वाली स्पीसीज है उनकी सबकी सांद्रता क्या होनी चाहिए, इकाई होनी चाहिए, बस। तो वो क्या हो जाएगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव। एक बार, एक दाब क्या होगा, एक बार हो जाएगा, सांद्रता क्या होगी, 1 मोलर होगी, 1 नॉर्मल होगी, ठीक है ना, जो भी होगा, और वो इकाई के रूप में, ठीक है ना। और आईयूपीएसी क्या कहती है, जो आईयूपीएसी सिस्टम है, ये जो परिपाठी जिसने कहा, वो कहता है, क्या कि जो मानक अपचयन विभव को ही अब मानक विभव कहा जाता है। यानी कि जो मानक अपचयन विभव होगा उसी को हम क्या कहेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। तो ये कुछ शब्द हैं जो याद रखने हैं। आपसे पूछा जाएगा मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, तो हम कह सकते हैं कि हाई इलेक्ट्रोड विभव जिसकी समस्त जो है सांद्रताएं इकाई के फॉर्म में होती है, उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कह सकते हैं। और मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, अब मानक अपचयन विभव को ही मानक इलेक्ट्रोड विभव भी कहा जाता है आईयूपीएसी के अनुसार, ठीक है। तो इस प्रकार
नेक्स्ट देखो बेटा, इसमें ये वैसे हमने बता दिया गैल्वेनिक सेल की अर्ध सेल अभिक्रिया है ना। देखो जिसमें क्या होगा, ऑक्सीकरण होता है वो एनोड कहलाता है ना। विलयन के सापेक्ष इसका विभव क्या होता है, ऋणात्मक होता है। कुछ चीजें इंफॉर्मेशन है ना इनको। तो ये हमारे पास आ जाएगा गैल्वेनिक सेल। चलो गैल्वेनिक सेल इसके बारे में थोड़ा कल बता देंगे हम इसको, है ना, डिटेल से कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। फिर हम ये चिन्ह प्रपाठियों के अनुसार ये निकालना शुरू कर देंगे, है ना। बहुत सारी चीजें इसमें सीखने के लिए।